शिव को याद करेंगे। हारा 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं बोकारो के सम्मानित जिला अध्यक्ष और स्थानीय झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री बिरिंची नारायण जी मैं आग्रह करूंगा कि आप अंग वस्त्र और पुष्प देकर के माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धनबाद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी हम युवाओं का प्रेरणा स्रोत श्री ढुल्लू महतो जी मैं आग्रह करूंगा पामे और माननीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी से आग्रह है कि आप उन्हें अंग वस्त्र देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब श्री मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय विधायक झारखंड विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री बिरिंची नारायण जी आग्रह करूंगा पामे और सभा को संबोधित करें। हेलो हेलो, आप लोग माननीय राजनाथ जी को सुनने आए हैं। मैं एक बार आपसे आग्रह करता हूं उनके सम्मान में एक बार बोलें भारत माता की। देखिए आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए जहां भी चुनाव लड़कर आए हैं सर। भारत माता की वंदे। यहां विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री जिनके आवाज के खनक के देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीवाने हैं, ऐसे श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी, धनबाद लोकसभा के ऊर्जावान नौजवान उम्मीदवार लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान ढुल्लू महतो जी, गढ़वा से भवनाथपुर से चलकर आए विधानसभा में हमारे साथी सहयोगी विधायक श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, प्रभारी श्रीमान सुरेश साव जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान जयदेव राय जी, विधानसभा के प्रभारी शेखर अग्रवाल जी, विनय लाल जी, मेहर सिंह चौधरी जी, मुकुल ओझा जी हमारे बड़े भाई, और धनबाद लोकसभा के सह संयोजक श्रीमान रोहित लाल सिंह जी, डॉक्टर परिंदा सिंह जी, मुकुल ओझा जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन, और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी मेरे अभिभावकगण, हमारी माताएं बहनें और नौजवान मित्रों, हम सब माननीय राजनाथ जी को सुनने आए हैं। और इस अवसर पर मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि पिछले 9.5 सालों में लगभग 9.5 साल पहले माननीय राजनाथ सिंह जी मुझे अपना आशीर्वाद इसी मैदान में देने आए थे जब बोकारो की महान जनता ने झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से मुझे जिताकर आपके आशीर्वाद से विधानसभा में भेजने का काम किया था। आप सबसे आग्रह करता हूं कि 9.5 सालों में लगातार बिना रुके बिना थके जैसे मैं आपकी सेवा में दिन रात लगा रहा, ढुल्लू महतो जी भी वैसे ही आपकी सेवा में दिन रात लगे रहेंगे, आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो भी बोकारो के अधूरे कार्य हैं, मैं माननीय राजनाथ जी सिंह जी से अभी आग्रह कर रहा था एयरपोर्ट पर जब उतरे कि कैसे राज्य सरकार के कुदृष्टि से बोकारो का एयरपोर्ट शुरू नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि इस बार केंद्र में सरकार बनेगी, आप इनके मुख से ही सुनेंगे कि ये क्या कहेंगे एयरपोर्ट के संबंध में। मैं इस अवसर पर मैं अपना पूरा समय माननीय राजनाथ सिंह जी को देते हुए और आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
बोकारो विधानसभा के शासनजग श्री वीरभद्र जी मैं आग्रह करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी को अंग पर देकर के स्वागत करें और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मिहिर सिंह से आग्रह ज्ञाप पावें और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी को अंग पर देकर के सम्मानित करें। अब आपके बीच में गरीबों के मसीहा, युवाओं के धड़कन, धनबाद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी मैं आग्रह करूंगा पावे और सभा को संबोधित करें। श्री ढुल्लू महतो जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज के इस धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबों के अभिभावक श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और मेरे भाई चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी, हमारे बोकारो के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई बिरंची नारायण जी, हमारे भवनाथपुर के झुझारू क्रांतिकारी विधायक भाई भानु प्रताप शाही जी, हमारे बीच उपस्थित इस लोकसभा के प्रभारी बड़े भाई सुरेश साहब जी, हमारे बोकारो के विधानसभा के चुनाव प्रभारी बड़े भाई शेखर अग्रवाल जी, मिहिरदा उपस्थित जयदेवदा, रोहित लाल सिंह जी, भाई अमरेश सिंह जी, सरदा सिंह जी, पिंटू सिंह जी, झा जी और मुकुल ओझा जी, हमारे वीरभद्र सिंह जी एवं सम्मानित सभी आए आज उपस्थित सामने बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, निष्ठावान, सेवा और समर्पित भाव से जनता के बीच में काम करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, उपस्थित बंधुओं, आज हमें इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद, छोटे लोगों का सहयोग और हमारे अभिभावक श्री राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद वचन लेकर हम जाएंगे और जन जन तक जाकर इनकी बातों को रखेंगे और निश्चित तौर पर इनकी बातों को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए सभी लोग निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैं धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बनने से एक मंथ पहले अपने अभिभावक और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद सबसे पहला हमें मिला था और इनका आशीर्वाद का परिणाम है कि हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से हमें धनबाद लोकसभा से एक किसान, मजदूर, गरीब का बेटा को इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आप लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जो भी काम पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आधा अधूरा हमारे लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह जी के नेतृत्व में अधूरा काम बाकी है, उस काम को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धनबाद लोकसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपने यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या विस्थापन समस्या है और विस्थापन समस्या को लेकर यहाँ पे बीएसएल के द्वारा हजारों हजार एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के बाद अभी तक न प्लांट का उसमें विस्तारीकरण कर रहा है, न विस्थापितों को उनका मुआवजा या अधिकार मिल रहा है। विस्थापितीकरण करने से यहाँ के हजारों हजार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। मैं आपसे आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से, इस क्षेत्र के सभी भाई बहनों के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से धनबाद लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर एक कड़ी, एक कमल फूल हम लोग भी ने हमारे बीच से भी जाकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, आपके हाथों को मजबूत करेंगे। मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार आप समाज में धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस चुनाव के घड़ी में काम कर रहे, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे,
मोदी जी के 10 वर्षों का कार्यकाल, हमारे रक्षा मंत्री जी का 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है, ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। जन जन तक इनका लाभ भी ले चुके हैं। बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, उनके पास हम जाएंगे और मोदी जी और रक्षा मंत्री जी के बात को याद दिलवाने के मतलब ही कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 वर्षों के दरमियान मोदी जी ने इस देश के जन कल्याण के लिए एक एक योजना धरातल पर उतारने का काम किया है। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोग से यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं आपसे यही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप 25 तारीख को अपना वोट और अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने बूथों का जितने भी सदस्य हैं, उनके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवा के कमल फूल छाप पर मतदान करवाते हुए रिकॉर्ड मत से चुनाव जीताकर अपने भाई को इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सेवक बनाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से एक छोटा सा जो हमें जिम्मेवारी दी थी कि बाघ हमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार वहां से विधायक रहे और उस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में दिन रात काम करते हुए बाघमारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद के रूप में इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए भेजा गया है। मैं आप लोग को यह स्पष्ट कर रहा हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक किसान मजदूर का बेटा को दिया है, मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों का आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आप लोग से यही आशा और विश्वास के साथ कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी काम होगा, आपके हर सुख दुख में खड़ा रहकर वैसे समस्या को चुनौती के रूप में लेकर समस्या का निदान करने का हम काम करेंगे। और मैं दिन रात हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को लेकर साथ चलेंगे, हर लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। मैं इन्हीं आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। एक बार प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते जोरदार तरीके से प्रभु श्री राम जी का नारा लगाएंगे। जरूर आप जोरदार तरीके से लगाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित अपने प्रणाम को करें। बोलिए जय श्री राम। आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगली कड़ी में झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक श्री अमर बावरी जी में आग्रह करें आवे और सभा को संबोधित करें। भारत माता की। आज अपने बीच में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का आगमन हुआ है। टीम मोदी के नेतृत्व में जो काम आज देश के यश को बढ़ाने के लिए हुआ है, आज जो हमारे सीमाएं सुरक्षित है और सीमा के बाहर के जो हमारे दुश्मन देश है, वो आंख उठा करके देखने का साहस नहीं कर रहे हैं, वो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ऐसे देश के सरहदों की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, हमारे परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी आज यहां आए हैं। आपका जयकारा ऐसा हो कि राजनाथ बाबू को जब यहां से दिल्ली चल के जाएं तो मोदी जी को बताएं कि बोकारो में जब पहुंचे थे, लोह नगरी में जब पहुंचे थे, इस्पात नगरी में जब पहुंचे थे, तो वहां लोगों ने जो नारा दिया था वो अभी तक आपके पास पहुंचाने आए हैं। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धनबाद लोकसभा के इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आदरणीय देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक और झारखंड से जिनका नाता संबंधों का भी है, पलामू की धरती से भानु प्रताप शाही जी यहाँ आए हुए हैं। पलामू में आपका ससुराल भी है, ऐसे झारखंड की धरती पे पहुना का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित सभी को साथ में लेकर चलने वाले, जुझारू नेतृत्व करने वाले भाई ढोलू महतो जी, अपने बोकारो के लोकप्रिय विधायक जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, श्रीमान ब्रिंची नारायण जी,
अपने यशस्वी विधायक भानु जी को आप लोगों ने सुना। भानु जी, मंच पर बैठे हुए तमाम प्रबुद्ध कार्यकर्तागण, जिलाध्यक्ष जी और उपस्थित यहाँ माताओं बहनों, लोकसभा का चुनाव आगत है और 25 तारीख को हम वोट करने वाले हैं। जब वोट करने जाइएगा तो 2 विषयों को हमेशा याद रखिएगा। ये जो चुनाव है यह आपके पंचायत का चुनाव नहीं है, झारखंड का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भारतीयों का चुनाव है। इसलिए जब भी हम वोट करने जाएंगे तो ये भारत देश जिनके हाथ में सुरक्षित है, या भारत देश जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम उनके लिए कमल का बटन दबाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, जो कृष्ण को लेके आने वाले हम उनको लेके आएंगे। और यहाँ आदरणीय रक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है पीओ को। जो हम बात करते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, वहां के लोग छटपटा रहे हैं कि कब आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी अपने सीमा को खोले और पीओ के भारत का हिस्सा बन जाए। ऐसे यशस्वी रक्षा मंत्री जी को सुनने के लिए हम सब आए हैं। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए सभी बातों को आपने सुन लिया है। गर्मी भी तेज है, 25 को गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, वोट कमल का ही दबेगा। इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे और देश में कमल खिलाएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय रक्षा मंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। उनके वक्तव्य के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। चूंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी पहला कार्यक्रम उनका कैंसिल हुआ, दूसरे बार उनके घुटनों में थोड़ी तकलीफ है, इसलिए जो जहां पर है वहां बैठ करके ही वो भाषण करने का आग्रह। अच्छा, खड़े हो गए। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद। आवाज नहीं है। बस एक ही चल रहा है। ठीक है, बोलिए भारत माता की। वाह बोकारो, कमाल है। यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री जयदेव राय और नेता प्रतिपक्ष जिनको अभी अभी आपने सुना है, बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं हमारे अमर कुमार जी बावरी, और यहाँ के प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी, बोकारो के विधायक श्री हिरंशी नारायण, भवनाथपुर के विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी, लोकसभा प्रभारी श्री सुरेश शाह, विधानसभा प्रभारी श्री चंद्रशेखर अग्रवाल, सह संयोजक श्री रोहित मल सिंह, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बोकारो की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद मैं आप सबके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन मैं समझता हूँ भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, ढुल्लू महतो को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना, और ढुल्लू महतो को सुनने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ढुल्लू महतो को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपके ढुल्लू महतो कर सकते हैं। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। जहां तक बोकारो का, आप बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं। जहां तक बोकारो का प्रश्न है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है तो धनबाद या कोयले के लिए जाना जाता है। झारखंड में यह पूरी मान्यता सारे देश में ही नहीं है पर पूरे सारे विश्व में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य यदि कोई है तो उसका नाम है उसका नाम है झारखंड। लेकिन बहनों भाइयों, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद
जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए झारखंड बहुल क्षेत्र झारखंड को बनाया था? उनकी यह कल्पना थी कि यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं, यदि अलग राज्य बन जाएगा तो इसका तेजी के साथ विकास होगा। यहां पर बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुवर दास जी हमारे तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड क्या भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। क्या अटल जी का यही सपना था कि ऐसे भ्रष्ट लोग यहां के शासन की बागडोर संभालेंगे? मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के पीएस के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उनके सहयोगियों के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बहनों भाइयों, बिना मुख्यमंत्री के बिना मुख्यमंत्री के प्रश्रय के यह किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। और आज यदि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सारे विरोधियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। भ्रष्टाचार करने के बाद भी यह ऊल जुलूल आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। पहली बार अपने जीवन में, मैं भी एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, पहली बार मैंने सुना किसी राज्य का मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए गायब था। न झारखंड वालों को पता, न देश की जितनी भी हमारी एजेंसी हैं उनको पता। ढूंढा जा रहा था कि झारखंड का मुख्यमंत्री कहां है। आज वह जेल के शिक्षों के पीछे है और कहते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यह मोदी जी की सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में बराबर भ्रष्टाचारियों को सह दी जाती थी, प्रश्रय दिया जाता था। कहीं हमारे वोट पर उल्टा कोई असर न पड़ जाए, कहीं हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति को ये लोग प्रभावित कर दें, इस कारण बराबर प्रश्रय उनको दिया जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईडी, सीबीआई इतनी बड़ी संस्थाएं बनी हुई थी, कांग्रेस के शासनकाल में इन लोगों ने केवल 32 लाख रुपया केवल जब्त किया था। क्या 2014 के पहले केवल 32 लाख रुपए का ही भ्रष्टाचार हुआ था? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे। या क्यों नहीं हिम्मत करते थे, इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और आज आप कान को खोलकर सुन लीजिए मेरे बहनों भाइयों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उससे जानकर आपको खुशी होगी। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारी ईडी सीबीआई ने किया। और इतना ही नहीं, 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। मैं कहता हूं कि 10 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस ने हुकूमत की, क्यों नहीं उन लोगों के शासनकाल में कार्रवाई हुई? अनाप शनाप जो मन आता है वह आरोप लगाते हैं। बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई थी मेरे बहनों भाइयों, जिस बैंक से आप पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं,
सारे हिंदुस्तान के बैंक घाटे में चले गए। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के जितने भी हमारे बैंक हैं 3 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, सरकार ऐसे चलाई जाती है। इन लोगों ने तमाशा बनाकर इस देश को रख दिया था। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं कुछ बोलता था या भारत के लोग बोलते थे तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता है तो बहनों भाइयों, आपको खुशी होगी, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहनों भाइयों, आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा बैठ के बोलना चाहता हूं, क्योंकि मंच से उतरने में आंध्र प्रदेश में मुझे चोट लग गई थी। इसलिए मैं बैठ कर ही अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं ये कह रहा था, भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। सारी दुनिया में भारत को एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप, गोले, ये सब सारे चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के हजारों बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, वह भी यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा यदि रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं यूक्रेन में उनके ऊपर गिर गई, उनकी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। तो यूक्रेन में रहने वाले हमारे बच्चों के माता पिता जो भारत रहते थे, आंखों में आंसू भरकर उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। और बहनों भाइयों, कान खोलकर सुन लेना, ऐसे प्रधानमंत्री को न देखा होगा, सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। हमारे प्रधानमंत्री की बात करने के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध 4-4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,000 हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह भारत की ताकत है, यह भारत की हैसियत है। लेकिन भारत की इस ताकत, भारत की इस हैसियत को हमारे विरोधी दल के लोग समझते हैं, लेकिन लंबे समय तक शासन किया है, जो कुछ भी करना चाहिए वह नहीं कर पाए, इसलिए अनाप शनाप झूठे आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार का एक मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं, वह दूध की मक्खी की तरह निकालकर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने देखा है, कई सरकारों के उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और एक सरकार तो इनकी ऐसी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हीं के मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिर भी उस पार्टी के साथ इन लोगों ने आज तक अपना गठबंधन कायम रखा है। ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोदी जी आ गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दे अथवा उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करे,
किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से नहीं होने देगी। धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस देश के अल्पसंख्यकों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इनके चाहने के बावजूद धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंक कर हमने कभी राजनीति नहीं की है। राजनीति यदि हम लोगों ने की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर बराबर राजनीति की है। लेकिन बराबर इन लोगों ने जनता को धोखा दिया। कहते हैं मोदी जी को यदि 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो तानाशाह बन जाएंगे, भारत के संविधान बदल देंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, 132 बार में 90 बार चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, जिसमें 50 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम इन लोगों ने किया है। संविधान संशोधन करने का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। बहनों भाइयों, संविधान संशोधन इन्होंने अपने जीवन में कई बार किया है, वह संख्या नहीं बतलाना चाहता, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए, संविधान में जब आवश्यकता होगी थोड़ा बहुत संशोधन कर लेना, लेकिन संविधान की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसे संविधान का प्रियम्बल कहते हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका चुनाव जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया, और साथ ही साथ संविधान की आत्मा, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, उसको भी बदल दिया। और उसके बाद भी अनाप शनाप और झूठे आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, यदि वास्तव में कलेजे में दम है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, अखबार के पन्नों पर आप लिख देना, हमारी गलती होगी इसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारी विश्वसनीयता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? भारत ही नहीं, दुनिया के लोग यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विश्वसनीय पार्टी है, जिसे अंग्रेजी में क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। बहनों भाइयों, 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जो हम लोगों ने कहा था, संसद में बहुमत मिलने के बाद उसे भी पूरा किया। हम लोगों ने कहा था 51 में, जिस दिन हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, करके दिखा दिया। जब बहुमत मिला, करके दिखा दिया। 1984 से हम कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार बनाइए, अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, मुझे याद है 1984 में हम लोग नौजवान थे और उस समय बराबर हम नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे हाँ हाँ राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा कि वह 22 जनवरी आ गई बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है।
और बोकारो के दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, होगा यही। रामलला अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लोग ये कहते हैं कि साहब राम राज्य कैसे आ जाएगा। मैंने कहा जिस दिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, दायित्व बोध जिसे बोलते हैं, जिम्मेदारी का एहसास भारतवासियों को अधिक से अधिक संख्या में होने लगेगा। अधिकार बोध नहीं हमारा यह अधिकार है, यह हमको मिलना ही चाहिए, यह नहीं, बल्कि दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, हमारा फर्ज क्या बनता है। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाएगा, और मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के जवानों के अंदर वह भाव पैदा होता जा रहा है, उस दिन राम राज्य आकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत की ताकत देखो मेरे बहनों भाइयों, योग हमारे ऋषि मनीषी यहां करते थे। कुछ लोग अपने घरों में भी आज के 25, 30, 40 साल पहले भी योगा करते थे। योग, किसी ने सोचा था भारत में जिस योग का जन्म हुआ है उसको सारी दुनिया मान जाएगी और सारी दुनिया में योगा होने लगेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि योग जो भारतीय ऋषियों और मनीषियों की देन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाना चाहिए और दुनिया के हर देशों को मनाना चाहिए। उस योग की बात की जिस योग को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने देने का काम किया। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, दुनिया के 172 देशों ने इसका ताली बजाकर स्वागत किया, और आज हमारा आपका योग सारी दुनिया में किया जा रहा है। यह भारत की ताकत है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। क्या कभी आपने कल्पना किया था कोरोना का संकट पैदा होगा? जहां जहां लोग काम करते थे दुनिया में, अपने घरों को वापस हो रहे थे। यह हुआ कि काम, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था, मेरे बहनों भाइयों, हर परिवार को 5-5 किलो का राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आप लोग पता नहीं ईमानदारी के साथ हमको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, लेकिन यह सच है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कोई बहुत शहरी बाबू नहीं हूं। गांव में एक परिवार में 4-5 लोग हैं तो 4 लोग 5 लोग सब 5-5 किलो मुफ्त राशन लेते हैं। यह सच्चाई है तो या ताली बजाइए तो मैं मान लूं, न सच्चाई हो तो मत बजाइए। और मेरे बहनों भाइयों, केवल खाते ही नहीं है, बच जाता है तो उसे बाजार में लेके बेच भी देते हैं। आप समझते होंगे नेताजी लोग हैं, इन लोगों को क्या मालूम।
लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप यह काम करते हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। आपके पास यदि इफरात पैसा होता तो क्यों राशन बेचते? बहनों भाइयों, कमाल किया है इस सरकार ने। आयुष्मान भारत कार्ड, मैं जानता हूं अभी सभी को नहीं मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। कितने लोगों को मिला है? हाथ उठाइए, इसमें मिला है? अरे कमाल है भाई। मेरी बात सुन लो आप, 70 साल के ऊपर के चाहे किसी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के हों, किसी धर्म के हों, 4 जून के बाद 3-4 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी। 15 जून के बाद 70 साल के उम्र के आप पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, चाहे किसी जाति के होंगे, चाहे कोई भी आमदनी होगी, सबका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन। चुनावी घोषणा पत्र जब बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंपी थी और मुझे कहा, राजनाथ जी इसको डाल दिया जाए, और घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने डाल दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास का संकट, विश्वसनीयता का संकट हम लोग किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों। अब भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है, और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज यह भारत के पास ताकत है। भारत का चरित्र है, हम लोगों की मन की विशालता, हृदय की विशालता देखिए। आज तक दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी ना तो कोई आक्रमण किया है, और ना तो दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। लेकिन अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। मैंने कहा वहां भी जल्दी, आप जानते हैं हम लोग आक्रमण वगैरह किसी के ऊपर नहीं करते हैं। वहीं के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतारते हुए आपने वीडियो के ऊपर देखा होगा बहनों भाई। ये कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद विकास ने जो गति दी है, विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बगल में ही वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग उसे देख रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के पाकिस्तान के एक संसद सदस्य, जिनका नाम है फजलुर रहमान, नाम लेकर बतला रहा हूं, उन्होंने कहा है अपनी संसद, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह उनके सांसद ने कहा है। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। फवाद हुसैन, जिन्होंने यह कहा कि भारत में जो भी उरी और पुलवामा की आतंकवादी वारदात थी
पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जाकर उस आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया था। यह स्वयं वहां के पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने कहा है, और वही फवाद हुसैन मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है, राहुल ऑन फायर, आग बतला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके पर क्या उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए? क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, देश को बचा लीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कुछ भी किया है, आपको जैसा लगता हो, इस प्रकार की हरकतों के कारण भारत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लगता है। दुनिया में बहनों भाइयों, हमारी छवि प्रभावित होती है कि वहां के रहने वाले लोग ऐसे हैं, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री मंत्री यह लिप्त हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आप लोगों ने देखी होगी, 6 वर्षों तक कोई मां का लाल बतला दे कि एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। मोदी जी की सरकार 10 वर्षों से चल रही है, भारत नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। क्या कारण है कि आप ही के शासनकाल में सब कुछ होता है? मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, उससे परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता है। और देखा आपने, सीता सोरेन आकर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। आज वो हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में है। इसलिए कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत को हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यह है हमारी सोच। डुल्लू महतो 2 बार विधायक रहे ना, बताइए, हैट्रिक लगा चुके हैं विधायकों में, विधायकी में भी। जब हमारे डुल्लू महतो बोल रहे थे तभी मैं समझ गया कि ये बड़े मजे खिलाड़ी हैं। अरे भाई, इतने दिनों से राजनीति करते हैं, हम तो चाल से बतला देंगे, लोग बोलने के बाद तो पूरा का पूरा बतला देंगे, कुंडली खोल देंगे। बहन भाई, बस देखिए, यदि किसी की नाराजगी भी हो डुल्लू महतो से, तो यह प्रश्न केवल डुल्लू महतो का नहीं है। मैंने कहा ना, हमारा आप केवल सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है, देश बनाना। कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं। और बहनों भाइयों, कहीं किसी को भी कोई इधर उधर की कोई गलतफहमी हो तो दूर करिए। डुल्लू महतो को भारी मतों से विजय दिलाकर, भारी मतों से विजय। अच्छा, यह बतलाइए, आप लोग बतला देंगे कितने वोट से जिताएंगे? 5 लाख? 5? अरे राम राम। तो बहनों भाइयों, यदि 5 लाख मतों से आपने डुल्लू महतो को जिता दिया, तो मैं हम डुल्लू महतो जी से भी मैं कहूंगा, अपने विरंची जी से भी कहूंगा, दोनों लोगों से यहां, और आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष आप जानते हैं ना कि नहीं जानते? यह भी बड़े दमदार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इन लोगों से कहूंगा कि इसी बोकारो में यदि 5 लाख से अधिक मतों से हमारे डुल्लू महतो जी जीत जाते हैं, बहनों भाइयों,
4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में कभी एक बार हमको जरूर बुला लेना। और दोबारा यदि ढुल्लू महतो के जीतने के बाद आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.